Hello guys, EONIS Academy welcomes you all in today's edition of Current Affairs. In today's edition, we are going to look into the environment topics from the upcoming UPSC examination 2021. So let's get started with today's session. पहला टॉपिक जो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज फॉरेस्ट प्लस 2.0 इनिशिएटिव। अब ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 इनिशिएटिव क्या है, किसने लॉन्च किया है, ये भी हम लोग देखेंगे। अब ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 इनिशिएटिव जो है ये ऑफिशियली 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विथ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी। अब ये जो फॉरेस्ट प्लस 2.0 इनिशिएटिव है, इसके पहले फॉरेस्ट प्लस नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो 2012 में लॉन्च किया गया था। ये 2012 से 2017 तक चला। 5 साल के लिए पहला फॉरेस्ट प्लस इनिशिएटिव चला। अब ये जो नया वाला फॉरेस्ट प्लस 2.0 इनिशिएटिव है ये भी 5 साल के लिए चलने वाला है। अब ये जो पहला वाला इनिशिएटिव था फॉरेस्ट प्लस 2012 का, इसका पर्पस था कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना। ठीक है, इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। अब ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 का पर्पस क्या है? टू बोल्स्टर इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड हार्नेस इकोसिस्टम सर्विसेज इन फॉरेस्ट लैंडस्केपिंग। सो इतना आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस बेसिकली इज ना ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है? ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये कब लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च इन 2012 एट रियो प्लस 20 समिट। अब ये रियो प्लस 20 समिट, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो इसका लॉन्चिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस का 2012 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। इसका पर्पस क्या है? इट इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल, सोयाबीन, बीफ, पल्प एंड पेपर। अब जो भी क्रॉप प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन करने के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो ऐसा ना हो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस को फंडिंग कहां से होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड। ये 3 कंट्रीज इसको फंडिंग करती है। और इसका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस का सेक्रेटरीट है, ये सेक्रेटरीट लोकेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जहां पे हेडक्वार्टर है वहां पे इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में कोलोगनी नाम की एक जगह है, वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर लोकेटेड है और वहीं पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस का सेक्रेटरीट इज लोकेटेड। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। थर्ड इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज वेरी फेमस एनजीओ। इट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1961 में हुआ था एट मॉर्क, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका फाउंडेशन 1961 में मॉर्क, स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलहाल ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, ग्लैंड एक जगह है जहां पे स्विट्जरलैंड में आती है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अब इसका पर्पस क्या है? वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट्स। और दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन चलाती है, उसमें के सबसे इंपॉर्टेंट है एक अर्थ एंड दूसरा इज अ डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। तो ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ये कब से शुरू हुआ है? सिंस 1998। ठीक है, 1998 से ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। अब ये रिपोर्ट जो डेटा इस्तेमाल करती है वो कहाँ का इस्तेमाल करती है? एक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड सेकंड इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन ऑन मदर अर्थ। तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली है ना मेजर ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी कहाँ पे आता है? इट इज जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन सेटअप इन 1826। इसका भी पर्पस है टू कंजर्व द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन 1826 इसका सेटअप हुआ था। तो ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, एक ये डेटा फिर कौन इस्तेमाल करता है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इस्तेमाल करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। थर्ड इज ईडीएनए। ईडीएनए को बोला जाता है एनवायरमेंटल डीएनए मेटाबारकोडिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल डीएनए मेटाबारकोडिंग, इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग सैंपल्स ऑफ सॉइल और वाटर एंड सर्चिंग फॉर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए स्पेसिफिक टू सर्टेन स्पीसीज। इसके पहले क्या होता था? ये ईडीएनए के पहले ये जनरली जो भी स्पीसीज का सॉइल में या फिर वाटर में अगर वो अवेलेबल है तो उसका इंडिविजुअल तरीके से सैंपल लेके डीएनए टेस्ट करना पड़ता था। बट उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता था और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता था। तो ये जो ईडीएनए का मेथड है, इसमें भी क्या होगा? कॉस्ट भी कम हो गया, मतलब इट इज इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड उसकी एक्यूरेसी भी
बढ़ती है और रिजल्ट हमको फास्ट मिलेगा। इट इज है ना एनवायरमेंटल डीएनए बारकोडिंग। इसको बेसिकली जो रिवर सिस्टम रहते हैं, रिवर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेसिस है उसको ढूंढने के लिए, या फिर सॉइल है उसमें डिफरेंट स्पेसिस को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज अ पावर पास्ट कोल अलायंस। अब ये जो पावर पास्ट कोल अलायंस है, ये बेसिकली किसने लॉन्च किया? इट इज लॉन्च बाय यूके एंड कैनेडियन गवर्नमेंट एट COP 23 in 2017। COP 23 is a conference of parties 23। अब ये COP 23 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 23 जो मीटिंग था वो कहाँ पे हुआ था? ये बॉन में हुआ था। बॉन ये सिटी आती है जर्मनी में। अब बेसिकली यहाँ पे फिजी भी लिखा गया है। सो ये जो COP 23 ऑर्गेनाइज किया गया था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिपब्लिक ऑफ फिजी। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बॉन में। और इसको बॉन समिट भी कहा जाता है। अब ये पावरिंग पास्ट कोल अलायंस का पर्पस क्या है? इट इज अ कोलिशन दैट एम्स टू एडवांस ट्रांजिशन फ्रॉम अनअबेटेड कोल पावर जनरेशन टू क्लीन एनर्जी बाय 2030 इन OECD एंड EU एंड बाय 2015 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब मेन पर्पस क्या है कि जो भी कोल का इस्तेमाल हो रहा है अभी एनर्जी जनरेशन के लिए, वो क्या हो? वो कम से कम हो पहले 2030 तक OECD एंड EU कंट्रीज में, और उसके बाद में 2050 तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब इसमें ये पावर पास्ट कोल अलायंस में टोटल कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है? 36 कंट्रीज आर इन्वॉल्व और इंडिया इज नॉट अ मेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस में इंडिया इज नॉट अ मेंबर। और ये किसने लॉन्च किया गया था? यूके एंड कैनेडियन गवर्नमेंट एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 23 इन 2017। वो बॉन में हुई थी समिट, बॉन 2017, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज अ प्रीजोड इनिशिएटिव। प्रीजोड इनिशिएटिव इज अ प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिसीज इमरजेंस, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ये फ्रांस ने लॉन्च किया गया था। इट वाज अनाउंस्ड एट वन प्लैनेट समिट, एक वन प्लैनेट समिट में फॉर बायोडाइवर्सिटी बाय फ्रांस। तो ये प्रीजोड इनिशिएटिव को ध्यान में रखिएगा। अब इसका पर्पस क्या है? इट एम्स टू सपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज, पर्टिकुलरली लो इनकम कंट्रीज, टू प्रिवेंट इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। जूनोटिक डिसीजेस मतलब ऐसे डिसीजेस जो एनिमल्स से ह्यूमन को होते हैं, ठीक है। जैसा अभी हमारा जो अभी रिसेंटली कोविड सिचुएशन है, कोविड सार्स CoV 2.0, ये जो वायरस है, ये भी इसको भी जूनोटिक डिसीजेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे डिसीजेस ना हो, इसीलिए फ्रांस ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है एट वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, अब देखिए ये वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसका जो थीम है दैट इज लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अब दिस इज ना फोर्थ समिट, ठीक है। ये जो समिट अभी रिसेंटली फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था, इट वाज द फोर्थ समिट। तो आपको ये थीम के बारे में पूछा जा सकता है। देन इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा ये प्रीजोड इनिशिएटिव के अलावा फ्रांस का एक और इनिशिएटिव है दैट इज हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड people. It was launched in 2019 by Costa Rica, France and Britain. अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ प्लेनेट बाय 2030। तो इतना भी आपको ध्यान में रखना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। अब ये वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड ये बेसिकली किसने लॉन्च किया है? इट वाज लॉन्च बाय डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क इज बिल्डिंग इट इन नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में एक डेनमार्क क्या कर रहा है? वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बना रहा है। अब ये एनर्जी आइलैंड जो है इट इज बेसिकली ना मैनमेड आइलैंड, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जो भी ऑफशोर विंड फार्म्स है वहां से जो भी एनर्जी जनरेट होंगी वो जनरेट हुई हुई एनर्जी उस आइलैंड पे स्टोर की जाएंगी और वहां से फिर वो डिफरेंट कंट्रीज को ट्रांसमिट की जाएंगी जो यूरोप में आते हैं कंट्रीज, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इट विल लिंक सेवरल सराउंडिंग ऑफशोर विंड फार्म्स, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस and store enough green energy to cover the electricity needs of 3 million European household। करीबन करीबन 30 लाख यूरोपियन लोगों घरों की जो भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है उसको ये फुलफिल कर सकता है। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड इसको बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है इसमें बताया गया है ये बीच में का जो पॉइंट बताया, सेंटर पॉइंट आपको बताया जा रहा है, दिस इज बेसिकली है ना आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड का साइज जो है इट इज नियर अबाउट इक्वल टू द 18 सॉकर फील्ड। 18 फुटबॉल ग्राउंड जो है उसके इक्वल टू इसका साइज रहने वाला है। और जो भी अगल बगल में विंड फार्म्स रहेंगे उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा यहाँ पे आएगा बीच में और यहाँ से फिर डिफरेंट कंट्रीज को ट्रांसमिट किया जाएगा, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड, जर्मनी, यूके। इसको यहाँ पे वही बोला गया है। और ये जो रीजन है इसको बोला जाता है डॉगर बैंक। इसको बोला जाता है डॉगर बैंक। ये यूनाइटेड किंगडम के ईस्ट साइड में आता है, ठीक है। तो this is very much important from the prelims examination. So this is all for today's lecture guys। देखिए ये जो भी पीडीएफ आपको अगर एक्सेस करना है जिस पर से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है।
एंड थैंक यू गाइज, अगर आपको कुछ भी सजेशंस रहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।